Welcome dear students. Good morning all of you. Myself Ekishar. Dear students, केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स की। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने डेफिनेशन और कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप को हमने पढ़ा। हमने डिफाइन किया कि जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, पार्टनरशिप करेगा, साझा करेगा, तब इन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा जब एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी, यानी कि दोनों एटम्स के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की पार्टनरशिप हो जाती है, तब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच दो इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप हो जाए, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन युग्म की पार्टनरशिप हो तो डबल बॉन्ड बनेगा। और तीन इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो जाए तब हम करने का त्रिआबंध बनेगा। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने फिर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशंस पढ़ी कि कोवेलेंट बॉन्ड के निर्माण में क्या क्या कंडीशंस होंगी। कंडीशन में फर्स्ट हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ये 0 या फिर मिनिमम होना चाहिए, 1.6 से कम होना चाहिए। तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.6 से कम है या 0 है, तब हम कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और सेकंड हमने क्या कहा कि एटम्स जो हैं इनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो 5 या 6 या 7, जो कि बिलोंग करेंगे कौन से ग्रुप से, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 से, जिसको हमने 5th A, 6th A और 7th A भी कहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कोवेलेंसी। ठीक है, हम टॉपिक ले रहे हैं नेक्स्ट सहसंयोजकता। ठीक है, कोवेलेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, कोवेलेंसी को हम डिफाइन करें, इसको हम परिभाषित करें, तो हमने कहा कोई भी एटम, कोई भी परमाणु जो है, जितने कोई भी परमाणु अन्य परमाणु के साथ जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, या फिर हम कह दें कि ये दूसरे परमाणु के साथ जितने आबंध बनाता है, ये संख्या क्या कहलाएगी, इनकी सहसंयोजकता कहलाएगी। हमने कहा HCl का फॉर्मेशन हुआ, HCl में दोनों के बीच में देखो एकल बंध बना, तब हम कहेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता भी कितनी है, 1। क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी है, 1। ठीक है, हम कहेंगे हमने NH3 का फॉर्मेशन किया, तो NH3 हमारे पास होता है नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3 परमाणु जो हैं, ये 3 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास रहेगा। हम कहेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है, प्रत्येक हाइड्रोजन एक आबंध बना रहा है। और हम कहेंगे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो नाइट्रोजन कितने आबंध बना रहा है, 1, 2 और 3। इसकी लुईस सिंबल स्ट्रक्चर्स देखें तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा साझे में, ये दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक नाइट्रोजन देगा, ये तीसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन के 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास असाजित इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, लोन पेयर, एक लोन पेयर बच जाएगा। तो देखो नाइट्रोजन ने कितने का साझा किया, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन साझा कर रहा है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता हमारे पास हो गई 3। और हम कहेंगे हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, 1। ठीक है, तो सहसंयोजकता का मतलब हो गया कि कोई भी परमाणु जो है ये अन्य परमाणु के साथ जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, ये संख्या उस परमाणु की सहसंयोजकता कहलाती है।
इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी परमाणु अन्य परमाणु के साथ जितनी संख्या में आबंध बनाता है, ये संख्या क्या कहलाती है, जितनी संख्या में सहसंयोजी आबंध बनाता है, ये संख्या क्या कहलाती है, ये संख्या कहलाएगी कोवैलेंसी, सहसंयोजकता। ठीक है, हम कोवैलेंसी निकालेंगे तो हमारे पास कोवैलेंसी को ज्ञात करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। या तो किसी परमाणु के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये उसकी संयोजकता कहलाएगी, कोवैलेंसी को मैं कह सकता हूं सहसंयोजकता। तो सहसंयोजकता में हमारे पास दो फॉर्मूले हो सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मैं कह दूं नंबर ऑफ ग्रुप, या फिर मैं कह दूं 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 14 है, ग्रुप नंबर 15 है, इनकी बात कर लें हम, तो ग्रुप नंबर 13 वर्ग नंबर 13 में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2NP1। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 में हमारे पास वर्ग नंबर 15, यहां पर हमारे पास आ गया NS2NP2, यहां पर हो गया NS2NP3। ठीक है, यहां पर वर्ग नंबर 13 में हमारे पास हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस ग्रुप की संयोजकता हो जाएगी 3। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वर्ग नंबर 13 का मतलब हो गया थर्ड ए है, तो देखो ये ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर के बराबर है। ठीक है, वर्ग नंबर 14 को हम बोलेंगे फोर्थ ए है, तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो यहां पर सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। अब देखो वर्ग नंबर 5th ए, वर्ग नंबर 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, 5 हैं, तब हम कहेंगे कि 8 माइनस 5 कितने बच गए, 3। तो इस ग्रुप की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कोवैलेंसी हो जाएगी 3। वर्ग नंबर 16, 17 और 18 की बात कर लो, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 17 और वर्ग नंबर 18, इन तीनों की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ हो गया NS2NP4, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS2NP5 और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तब मैं कहूँगा 8 माइनस 6 कितनी हो गई, 2। यहाँ पर 7 हैं, 8 माइनस 7 1, और यहाँ पर 8 हैं, 8 माइनस 8 क्या हो गई, 0। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी जब हम निकालेंगे तो कोवैलेंसी या तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी, या फिर हम कहेंगे कि ये होगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब हम बात कर लें आपसे, हम कहेंगे कि हमारे पास इसमें कुछ वेरिएशन भी आता है। देखो हमने लिया कि हमारे पास प्रत्येक ग्रुप का पहला एलिमेंट्स है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इनमें डी कक्षक एब्सेंट है, डी कक्षक एब्सेंट है, केवल एस और पी कक्षक प्रेजेंट है। कौन कौन से प्रेजेंट है, एस और पी कक्षक उपस्थित है। ठीक है, कौन कौन से कक्षक उपस्थित हैं, एस और पी कक्षक उपस्थित हैं। तब हम कहेंगे कि यहाँ जो सहसंयोजकता आएगी, कोवैलेंसी जो आएगी वो इनके या तो सहसंयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, या फिर 8 माइनस सहसंयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, फिर हम बात कर लें, अब हम बात करें इनके बाद, मैंने कहा फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, इनमें क्या होगा, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, इनमें डी कक्षक जो है ये रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट है, रिक्त डी कक्षक होगा, रिक्त डी कक्षक उपस्थित है। जब रिक्त डी कक्षक उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये उत्तेजित होंगे और उत्तेजित होकर रिक्त डी कक्षक में चले जाएंगे,
और रिक्त डी कक्षक में पहुंच करके और ये परिवर्तनशील सहसंयोजकता दर्शाएंगे। कैसे पहुंचेंगे देखें, पहले फास्फोरस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम 3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, फास्फोरस होता है 15 नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया नियोन 3s2 3p3। ठीक है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन फिल करें, तो इलेक्ट्रॉन फिल करें तो s में 1 कक्षक है और p के 3 कक्षक हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 हो गए। तो मैं कहूँगा यहाँ पर फास्फोरस की सहसंयोजकता सामान्य अवस्था में रहेगी कितनी, 3। अब मैं कह दूं फास्फोरस की फर्स्ट उत्तेजित अवस्था लेता हूं। फास्फोरस की पहली उत्तेजित अवस्था लेंगे तो नियोन जो है ये हो गया, फिर s कक्षक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांसफर होंगे आगे थर्ड कोष में, और थर्ड में एक रिक्त डी कक्षक रहेगा, कौन सा, 3d0। तब मैं कहूँगा यहाँ पर हमारे पास 3s1 3p3 3d में आ गया 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 1, p के कक्षक में इलेक्ट्रॉन हो गए 3, 1 हो गए, और d के 5 कक्षक होते हैं तो d में 1 इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 5, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तब हम कहेंगे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी, 5। सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी, 5। क्लियर। फिर हम बात करेंगे सल्फर पर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सल्फर 16 नंबर पे आता है नियोन 3s2 3p4, डी कक्षक तीसरे कोष में उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन 0। हम कहेंगे कि यहां पर s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, p के 3 कक्षक में 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तब मैं कहूंगा यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 2। तो सहसंयोजकता सल्फर की सामान्य अवस्था में हो गई 2। ठीक है। अब मैं सल्फर की पहली उत्तेजित अवस्था ले रहा हूं, तो डियर स्टूडेंट्स पहली उत्तेजित अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है p का, ये ट्रांसफर हो जाएगा d में और उत्तेजित होकर के d के रिक्त कक्षक में जाएगा। तब हम कहेंगे 3s2 3p में उत्तेजित होकर के चला गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए और 3d में 1। अब हम आपसे कहेंगे s में 2, p में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक कक्षक में, d के 5 में से 1 कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1। अब हम कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था में कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 4। तब हम कहेंगे कि यहां पर इसकी सहसंयोजकता कितनी होगी, तो डियर स्टूडेंट सहसंयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, प्रथम उत्तेजित अवस्था में 4 हो जाएगी। ठीक है। अभी देखें इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म हमारे पास है, तब हम कहेंगे कि सल्फर की सेकंड उत्तेजित अवस्था हम निकालें, तो सेकंड उत्तेजित अवस्था में नियोन और 1 इलेक्ट्रॉन s से उत्तेजित होकर के चला जाएगा d में, 3s1 3p3 और 3d1। s में 1 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन 1 अयुग्मित हो गए और d में 1 नहीं 2, और d में हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल हमारे पास 6, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तब हम कहेंगे कि यहाँ पर सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी, सहसंयोजकता हो जाएगी हमारे पास 6। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स फास्फोरस जो हमारे पास है, फास्फोरस में सामान्य अवस्था में तो सहसंयोजकता आ रही है 3 और उत्तेजित अवस्था में आ रही है कितनी, 5। सल्फर की बात कर लें तो सल्फर में सामान्य अवस्था में आ रही है हमारे पास 2, उत्तेजित अवस्था में 4 और 6। प्रथम उत्तेजित अवस्था में 4 और द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कितनी आ रही है, 6। ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे क्लोरीन के लिए, और क्लोरीन के लिए डियर स्टूडेंट्स जब हम बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है,
तो क्लोरीन हमारे पास सामान्य अवस्था में विन्यास हो गया नियोन। नेक्स्ट एग्जांपल हम क्लोरीन का ले रहे हैं, नियोन और 3s2 3p5। हमने कहा सामान्य अवस्था में यहां पर हमारे पास p में 3 कक्षक में से इलेक्ट्रॉन 2 में युग्मित हो गए, और डियर स्टूडेंट्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में कितना बच गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में 1 है, तो यहाँ पर सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी, सहसंयोजकता हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपसे बात करें कि इसकी सहसंयोजकता 1 हो गई। प्रथम उत्तेजित अवस्था ले लो क्लोरीन की, पहली उत्तेजित अवस्था ले लेते हैं। तो पहली उत्तेजित अवस्था में नियोन p में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3s2 3p4 3d1। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो युग्मित होंगे s के, p में 4 हैं, 2 युग्मित हैं, 2 अयुग्मित होंगे, और d के 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास यहाँ पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 3। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब 3 है तब हम कहेंगे यहाँ पर सहसंयोजकता भी क्या होगी, 3 हो जाएगी। सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, फिर द्वितीय एक्साइटेड स्टेट ले लें, द्वितीय उत्तेजित अवस्था ले लेते हैं हम क्लोरीन की। तो नियोन 3s2, p में 3 बच गए, d में कितने हो गए, 2। तो s में हमारे पास एक युग्म बच गया, p में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गए यानी कि अयुग्मित हो गए, और d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं 2। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास टोटल कितने, 5। क्लियर, तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स यहां पर द्वितीय उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हैं 5। तब हम कहेंगे सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी, सहसंयोजकता हो जाएगी 5। तृतीय उत्तेजित अवस्था ले लो क्लोरीन की, तृतीय उत्तेजित अवस्था लेंगे तो फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के डी में चला जाएगा, और एक्साइट होकर के डी में चला जाएगा। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया नियोन, एस में 1, पी में 3 और डी में भी 3। ठीक है, अब हम कहेंगे हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 7, टोटल हो गए 7। और डियर स्टूडेंट्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब 7 हो गए तब हम कहेंगे यहां पर सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी, सहसंयोजकता हो जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, तो क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, क्लोरीन एक सहसंयोजकता सामान्य अवस्था में दर्शाता है, लेकिन ये उत्तेजित अवस्था में 3, 5 और 7 सहसंयोजकता भी दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स में, जिन तत्वों में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है उन तत्वों में सहसंयोजकता जो है ये परिवर्तनशील नहीं होगी, लेकिन जिन तत्वों में रिक्त डी कक्षक उपस्थित है उनमें परिवर्तनशील सहसंयोजकता पाई जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये सामान्य अवस्था से उत्तेजित होकर के रिक्त डी कक्षक में चले जाएंगे, और इस प्रकार से ये परिवर्तनशील सहसंयोजकता दर्शाएंगे, वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेंगे। क्लियर, तो डियर स्टूडेंट्स इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपसे एक्सप्लेन किए। हमने सल्फर फास्फोरस का एग्जांपल लिया, सामान्य अवस्था में फास्फोरस की 3 सहसंयोजकता आ रही है, लेकिन इसमें एक उत्तेजित अवस्था बन सकती है, तो उत्तेजित अवस्था में कितनी आ रही है, 5। ऐसे ही सल्फर है, सल्फर की सामान्य अवस्था में 2 आ रही है सहसंयोजकता, लेकिन प्रथम उत्तेजित अवस्था में 4 और द्वितीय उत्तेजित अवस्था में 6 आ रही है सहसंयोजकता। इसी तरीके से क्लोरीन जो है, क्लोरीन में सामान्य अवस्था में तो सहसंयोजकता 1 प्राप्त हो रही है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में हमें प्रथम में 3, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में 5 और तृतीय उत्तेजित अवस्था में क्लोरीन 7 सहसंयोजकता भी दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिनमें रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट होंगे उनमें परिवर्तनशील सहसंयोजकता प्राप्त होती है। क्लियर हो गया यहां तक? तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करें कोवैलेंट कंपाउंड्स, सहसंयोजी यौगिक। हमने सबसे पहले सहसंयोजी आबंध को एक्सप्लेन किया, सहसंयोजी आबंध के लिए कंडीशंस एक्सप्लेन की, कंडीशंस एक्सप्लेन करने के बाद में हमने सहसंयोजकता की बात की, सहसंयोजकता में हमने फिर परिवर्तनशील सहसंयोजकता की बात की। आपसे पूछा जा सकता है कुछ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं
इनमें परिवर्तनशील संयोजकता हमें प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? तो हम कहेंगे रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन जो है ये उत्तेजित होकर के और सामान्य अवस्था से उत्तेजित होंगे और रिक्त डी कक्षक में चले जाएंगे, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और सहसंयोजकता में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ये परिवर्तनशील सहसंयोजकता दर्शाएंगे। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स सहसंयोजी कंपाउंड्स, सहसंयोजी यौगिक। हमने कहा कि हमारे पास वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक सहसंयोजी आबंध उपस्थित होते हैं कौन से यौगिक कहलाएंगे? सहसंयोजी यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा एक या एक से अधिक, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? सहसंयोजी यौगिक कहलाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा CH4, ये सहसंयोजी यौगिक है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करेगा समान और इनमें सहसंयोजी बंध बनेगा। HCl का एग्जाम्पल हमने लिया था पिछले लेक्चर में। HCl, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का समान साझा होता है, सहसंयोजी आबंध बनता है। ठीक है, फिर मैं कह दूं SiO2 है, H2O है, ठीक है, NH3 है, इन सब में सहसंयोजी आबंध बनता है। कौन सा आबंध बनता है? सहसंयोजी आबंध बनता है। हमारे पास आ गया SO2 है, जैसे PCl3 है, PCl5 है, ये सब सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है। कौन से यौगिक के उदाहरण है? सहसंयोजी यौगिक के। कौन से यौगिक होते हैं सहसंयोजी यौगिक? वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक सहसंयोजी आबंध उपस्थित होता है सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। हमें कैसे पता चला सहसंयोजी आबंध उपस्थित है? तो हम कहेंगे कि हम पहले स्ट्रक्चर्स देखेंगे, लुईस इलेक्ट्रॉन युग्म संरचनाओं को देखेंगे। मैंने कहा PCl3, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो, फास्फोरस के पास बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके साथ क्लोरीन ऐड करेंगे, 3 क्लोरीन ऐड किए। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि इस फास्फोरस को अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। क्लोरीन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस फास्फोरस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। फास्फोरस अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ साझा करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के साथ साझा करेगा। ऐसे ही ये जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा फास्फोरस के साथ, फास्फोरस भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा क्लोरीन के साथ। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारे पास क्लोरीन है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा फास्फोरस के साथ, फास्फोरस भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा इसके साथ। हमने कहा क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो गया। ठीक है, इधर इस क्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण हो गया, इस क्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण हो गया, और जो फास्फोरस हमारे पास है इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन पर सभी का समान अधिकार होता है। तो हम कहेंगे कि इनमें जो बॉन्ड बन रहा है ये इलेक्ट्रॉनों की समान पार्टनरशिप से बन रहा है, समान साझे से बन रहा है। तो हम कहेंगे कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजी आबंध है। और जिन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध होते हैं ऐसे यौगिक कौन से यौगिक कहलाएंगे? सहसंयोजी यौगिक कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लें सहसंयोजी यौगिकों के अभिलक्षण क्या क्या है। हम टॉपिक लेते हैं सहसंयोजी यौगिकों या अभिलक्षण। सहसंयोजी यौगिकों के अभिलक्षण में डियर स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट हम लेते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। हमने कहा सामान्यतः जो ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 में नॉन मेटल्स जो हैं
अधातुएं जो है ये सहसंयोजी आबंध का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सहसंयोजी आबंध का निर्माण करती है। तो ये जो है जनरली गैसेज स्टेट में और लिक्विड स्टेट में होते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर लो रहेंगे। तो हम कहेंगे कि सामान्यतः गैस व द्रव अवस्था में कंडीशन क्या है? सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर ये जनरली कौन सी अवस्था में होते हैं? गैस या द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है। और फिर हम कहेंगे कि इनमें जो अणु हैं, इन अणुओं के बीच में हरिओम, हे भगवान उठा ले सबको, सॉरी, अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल होगा। दुर्बल वान डेर वाल बल होगा और दुर्बल वान डेर वाल बल है तब मैं अभी एक पॉइंट बता दूं, यहां पर लो बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इनमें से कुछ जो है ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, मृदु ठोस होते हैं, कुछ मृदु ठोस होते हैं। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं और मृदु ठोस होते हैं। ठीक है। तो पहला अभिलक्षण हमने लिया भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में मैंने आपसे कहा कि ये सामान्यतः गैस या द्रव अवस्था में होंगे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। फिर हमने कहा क्यों होंगे? क्योंकि अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल रहेगा। अणुओं के बीच में दुर्बल वान डेर वाल बल लगता है, सॉलिड स्टेट में कहीं पढ़ा भी हमने। फिर हमने कहा कुछ सॉफ्ट होंगे जैसे, या सॉफ्ट सॉलिड होंगे, मृदु ठोस होंगे, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। अब सेकंड पॉइंट हम लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारे पास आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। अभी अभी हमने कहा सामान्यतः इनमें दुर्बल वान डेर वाल बल है और दुर्बल वान डेर वाल बल है तब हम कहेंगे कि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये लो होंगे। ठीक है। कैसे होंगे? लो होंगे। तो हमने कहा सामान्यतः इनमें सहसंयोजी यौगिकों में अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित है। इसके कारण इनमें लो बॉइलिंग पॉइंट व मेल्टिंग पॉइंट होंगे। अब यहां पे एक्सेप्शन हमें याद रखना है, कुछ जो होते हैं यौगिकों में, कुछ सहसंयोजी यौगिकों में नेटवर्क संरचना बन जाती है। नेटवर्क संरचना जो है इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये उच्च हो जाते हैं और ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। कुछ जो सहसंयोजी यौगिक हैं इनमें नेटवर्क या विस्तृत संरचना के कारण, जैसे हम बात कर लें डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एग्जाम्पल ले लें डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड है, SiO2 है, इनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। ठीक है। क्योंकि इनमें सहसंयोजी संरचना बनकर के और एक विस्तृत नेटवर्क संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण इनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उच्च होते हैं। ठीक है। फिर हम बात करें इनकी क्रिस्टलीय संरचना। कौन सी संरचना? क्रिस्टलीय संरचना। दो हो गए भौतिक अवस्था, दूसरा हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
अब हम बात करेंगे इनकी क्रिस्टलीय संरचना की। क्रिस्टलीय संरचना 3 प्रकार की होगी हमारे पास इनमें। थर्ड प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं क्रिस्टलीय संरचना। और क्रिस्टलीय संरचना की बात करें तो हमने कहा क्रिस्टलीय संरचना इनमें 3 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना बनेगी। ठीक है, इस क्रिस्टलीय संरचना को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और बचे हुए जो प्रॉपर्टीज हैं कोवैलेंट सॉलिड की, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।